ऑडियो वीडियो पर ऊपर है। चलिए कोई नहीं। सभी लोग तो ज्वाइन नहीं हो पाए थे टाइमिंग से, तो क्या करते हैं, स्टार्ट करें या 5 मिनट वेट कर ले? कमेंट करके एक बार आप लोग बता दीजिएगा। वन मिनट जुड़ जाए सर, ऐसे चलिए। वही ना, 10 मिनट पहले कहे थे, लेकिन व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं देख पाया। और टाइमिंग सोच रहे हैं कि 7:30 कर लेते हैं ना, तो 1.5 घंटा लेंगे तो 9 बजे तक आपको समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 9:30 तक आप लोग को भी लेट हो जाता होगा। तो कमेंट करके बताइएगा। क्लास का टाइमिंग 7:30 कर दें, किन्हीं को कोई दिक्कत अभी? 7:30 से अपना 9 बजे तक 1.5 घंटा कर लेंगे, ठीक है। और एग्जाम का डेट उट भी अभी पता नहीं है। नो सर जी सर, नो सर जी सर। चलिए, नो सर क्यों जी, अभी तो 5-6 स्टूडेंट ही हैं। और नॉर्मली ध्यान रखिएगा ना, बेसिक बेसिक एक ही दिन आपको चलेगा नॉर्मली, लेकिन बेसिक कंसेप्ट का क्लासेज है तो 2-3 दिन चल जाएगा। और अनदर जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक। और इस बार अकाउंट का आपने क्वेश्चन देखा होगा बीपीएससी में, टोटल बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। हाई लेवल की दिमाग का जरूरत था ही नहीं उसमें। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग ज्वाइन कर लिए होंगे, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन भी करना है, वो भी आपको हो जाएगा क्लियर। और उम्मीद करते हैं जो लेट से ज्वाइन करेंगे वो अपना देख लेंगे। चलिए, आ जाते हैं हम लोग अब स्क्रीन पे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंट का डिफिनेशंस के बारे में चर्चा की थी, और लुकास पेसियोली के बारे में देख लिए थे। चलिए, आगे हम लोग आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो कल हम लोगों ने ये कर रखा था, AICPA क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। इन्होंने डिफिनेशंस दिया है, तो इस डिफिनेशंस को हम लोग क्या कर लेते हैं, अंग्रेजी में लिख लेते हैं, ठीक है। ACIN मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एंड समराइजिंग, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट मैनर। ये आगे आगे डिफिनेशन है। तो इसमें क्या हम लोग देखना चाह रहे हैं वो देखिएगा। जब अकाउंटिंग प्रक्रिया जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं। ये आपको डिफिनेशन में नॉर्मली क्वेश्चन से यही से आता है कि जो प्रथम चरण है वो आपको क्या है, रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं। और कल भी हमने बता रखा था, रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा वित्तीय। सर मॉर्निंग में टाइम लेकर देते तो अच्छा। नहीं, मॉर्निंग में दिक्कत हो जाएगा बबीता जी। मॉर्निंग में सवेरे उठ नहीं पाएंगे हम, बहुत सारे क्लास हम करके देख चुके हैं, ठीक है। तो इवनिंग में ही हो पाएगा, आपको 7 बजे हो जाएगा, 7:30 तक हो जाएगा। मॉर्निंग में रखिएगा तो पता चले कि आप लोग सवेरे जाग के वेट कर रहे हैं और हम सोए हुए हैं। तो मॉर्निंग में क्लासेज नहीं रखते हैं हम, ठीक है। आगे देखते हैं। अकाउंटिंग क्या था? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इनसिग्निफिकेंट माइनस इन टर्म्स ऑफ मनी। बाकी आगे डिफिनेशन है। तो जो अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होती है। और रिकॉर्डिंग से पहले भी जानते हैं आपको क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करते हैं। यदि आइडेंटिफिकेशन रहेगा, आपको पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है।
इसके बाद आपको आगे की ओर चलना है, समराइजिंग करेंगे। क्या करेंगे? समरी करेंगे। समराइजिंग करते हैं, उसके आगे फिर हम लोग एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे चीजों को। क्या करेंगे? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस करते हैं। चलिए, और आगे फिर इसके बाद जो प्रोसेस है वो आपको पता है, कम्युनिकेट करते हैं अपने शेयर होल्डर से। कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी आपको पूछा जाएगा, मैचिंग में भी आपको आता है, या अरेंज करने के लिए ABC करके आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। एक दो पॉइंट भी पकड़ लेंगे तो वो आपको याद आएगा। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस, और लास्ट में अपने को कम्युनिकेशंस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनने वाला था डिफिनेशन से, वो आपने देख रखा है। ASB, ठीक है। ASB का फुल फॉर्म हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इसकी स्थापना आपको 1977 में हुआ है। ये भी याद रखिएगा, आगे आपको PDF में वो मिल जाएगा। ठीक है, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट की जो स्थापना नहीं पूछता, लेकिन ASB का आपको पूछता है। फिर ICAI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है उनको आपको पूछता है। तो इनका जो 1949 में इनकी स्थापना हुआ है। बाकी PDF में सब है। इसको जो कल वाला डिफिनेशन था वो आप लोग कर लिए हैं, तो क्लियर है किस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा डिफिनेशन से, वो देखा। यहाँ हिंदी में था, इंग्लिश में आपको याद होगा ना, 11 12 के होंगे तो इंग्लिश में ही आपको बताएगा कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो वो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसमें भी देख लेंगे साथ में, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है अकाउंटिंग इज ए, क्या है? अकाउंटिंग इज ए है, मैंने आपको बताना है क्या है, वो आपको बताना है। चलिए, तो आपको पता है अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्या है? बिजनेस है। लेखांकन, लेखांकन जो है वो क्या है? व्यापार का भाषा। ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा हुआ है, किसका है? व्यापार का क्या है? भाषा है। ये ध्यान में रखना है। लेखांकन क्या है? सर वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ तो आ रहा है। बबीता जी कमेंट करके बताइएगा, ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? चलिए, ठीक है। हाँ, धीरज जी का कमेंट आ गया, ठीक है। तो देख लेंगे, नेटवर्क देख लेंगे। हिंदुस्तानी जी आपका नेटवर्क थोड़ा सा इशू होगा, नेटवर्क में चले जाइए आप। चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऑडियो प्रॉपर है। धीरज जी का भी कमेंट आ गया, ऑडियो प्रॉपर, तो यानी या तो लॉग आउट कर बाहर निकल के लॉग आउट करके फिर से आप लॉग इन कर लेंगे क्लासरूम में, तो ठीक हो जाएगा। चलिए, तो ये जो पॉइंट है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो सारी चीज को ध्यान में रखना है, और जितनी भी चीज बता रहे हैं वो आपको एग्जाम में आया हुआ है। चलिए बबीता जी, ओके है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, नॉर्मली देख लेते हैं ना, BPSC में इस बार आया भी है, अकाउंटिंग पे ही है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी आया हुआ था। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के जो, या ब्रांच कहेंगे, टाइप कहेंगे, या ब्रांच कहेंगे। ठीक है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कह लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग पूछा था, ठीक है, तो उसी को कहते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। आपको बताना है कि मतलब अकाउंटिंग की कितनी शाखाएं हैं, वो आपको बताना है। तो कितनी शाखाएं इसमें, बनेगा नहीं बनेगा इससे? चलिए, कोई नहीं, तो
नॉर्मल ही आता है। चलिए इसमें हम लोग देख लेंगे, ब्रांच की शाखाएं को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ब्रांच की शाखाएं को देखेंगे। तो बारी बारी से नाम लिख लेंगे ना, बॉक्स में रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। सिंपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट में आपको क्या आएगा वो बताएंगे। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाम याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग माने वित्तीय लेखांकन के बाद वित्तीय लेखा कहेंगे, ठीक है, वित्तीय लेखांकन कहेंगे या लेखा कहेंगे, वित्तीय लेखांकन। तो जो क्वेश्चंस आ गया था, देखिए एग्जाम में आपको क्या दिया हुआ था, ऑप्शन तो दिया हुआ था फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया था और बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो ये इस तरह से आपको फंसाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आपको ब्रांच के अंतर्गत नहीं आता है, लेखांकन के ब्रांच के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर? चलिए बॉयस हिंदुस्तानी जी कैसे क्लियर करें बताइए, और सभी स्टूडेंट के पास सही से जा ही रहा है, तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली सभी के पास जब आवाज जा रहा है तब तो आपके पास जाना चाहिए, मतलब आपके नेटवर्क का इशू है, ध्यान रखिए, क्योंकि आपके सामने कमेंट आया है। तो फर्स्ट आपने देख लिया, फिर सेकंड देखेंगे। क्या है सेकंड? हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं, ब्रांच को कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। थर्ड नंबर को देखेंगे हम लोग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, शॉर्ट में लिख लेना, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। चलिए अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोर्थ नंबर में देखेंगे टैक्स अकाउंटिंग। क्या लास्ट में लग रहा है आपको? अकाउंटिंग लग रहा है ना, ये देखिएगा। 5 नंबर पे हम लोग आएंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये आपको ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में है। चलिए तो सिंपल आपको पता चल गया कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में किस तरह से क्वेश्चंस बीपीएससी में भी आया हुआ था। तो इसमें क्या चेंज कर दिया था, फाइनेंशियल तो लिखा था और लास्ट में कर दिया था मैनेजमेंट, जो कि अकाउंटिंग का शाखा नहीं। अकाउंटिंग की शाखा में आपको फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग आपको लगा हुआ है, तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी है। इसमें आपको सोशली वर्क के बारे में बताया गया है। बाकी तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने बीकॉम में पढ़ रखा होगा, टैक्स थोड़ा सा पढ़ना है, यहाँ पे भी बेसिक चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ वो क्लियर आपको हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े फिर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो चर्चा कर लेते हैं, छोटी छोटी पार्ट है उसी को कर लेते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग तो जाने हैं कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन हो सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। क्या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को देखेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग किनको देखेंगे हम लोग? अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग माने अकाउंटिंग को कौन कौन यूज करने वाले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो नॉर्मल बेसिक सी चीजें देखना जरूरी है। और बेसिक जो आपको है, जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, यानी स्टार्टिंग और इंट्रोडक्शन क्लास वाले जो पॉइंट होते हैं, उसी से आपको ज्यादा आता है। बाकी तो पार्टनरशिप, कंपनी, उनका तो सारा बेसिक आपको पता ही है, वो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, बेसिक से लगभग बीपीएससी में इस बार 10 क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट चैप्टर से, मैंने जो अकाउंटिंग इंट्रोडक्शंस की क्लासेज आपको होती है, उसी से आपको 10 क्वेश्चंस के आसपास है, एकदम इजी इजी था।
ठीक है, तो सब लोग हम लोग कवर कर लेंगे। नॉर्मली आसान चीजों को सब लोग ऊपर से लेके निकल गए हैं, तो कोई नहीं। यूजर ऑफ अकाउंटिंग, यूजर ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उपयोग करता, लेखांकन के उपयोग करता कौन कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपको दो टाइप्स के आ जाते हैं। एक आपको हो जाएंगे इंटरनल, चलिए एक क्या होंगे इंटरनल, एक सेकेंड, और एक हो जाएंगे एक्सटर्नल। तो नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक आंतरिक आपका है और एक बाहरी है। मतलब आंतरिक का मतलब जो आपकी संस्था के अंदर है, माने जो आपके व्यवसाय के अंदर है उसको आंतरिक कहेंगे, और जो बाहर है उसको हम लोग क्या कहेंगे एक्सटर्नल कहेंगे। ठीक है, तो दो टाइप्स के हैं, वो हम लोग थोड़ा इमेज से देख लेते हैं जो आसान हो जाएगा, और नोट भी कर लीजिएगा। हाँ, स्टेट का क्लास है। चलिए, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, यानी क्या है जो भी अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन है जो यूज करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन छूट गया ना। ठीक है, वो कौन कौन होते हैं। तो पहला आपको इंटरनल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे इंटरनल, माने हिंदी में कहेंगे तो आंतरिक, आंतरिक उपयोगकर्ता, इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स। उसके बाद सेकंड जो है वो आपको है एक्सटर्नल यूजर्स। कौन है एक्सटर्नल यूजर, माने वाह वाह उपयोग करता, इससे भी क्वेश्चंस देखा गया है, ध्यान रखिएगा उपयोग करता। चलिए, तो दो चीज हमने देख लिए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो ऑब्जेक्टिव में आता है आपको नाम दे दिया जाएगा कि इंटरनल तीन का नाम दे दिया है और एक एक्सटर्नल का दे दिया है, आपसे पूछ देगा कि कौन इंटरनल नहीं है। ठीक है, तो उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ऐसा तो नॉर्मली नाम से ही पता चल रहा है, आंतरिक उपयोगकर्ता मतलब जो व्यवसाय के अंदर में काम करते हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अंदर में है व्यापार का, उसको हम लोग क्या कहेंगे इंटरनल उपयोगकर्ता। चलिए कोई नहीं, बताइए अब कॉल कर रहे हैं इसमें। चलिए, क्या है इंटरनल, ये आपका है, आपको पता है किस चीज का इमेज बना रहे हैं। चलिए, ये आपका कंपनी हो गया। चलिए, क्या हो गया ये आपका कंपनी है, और इसके अंदर जो जो हैं, जैसे आपको कौन इसके अंदर हो जाएंगे कर्मचारी, जो व्यवसाय के कर्मचारी हैं वो आपके इसके अंदर हो जाएंगे, और इसके अंदर आपको क्या हो जाएंगे मैनेजमेंट जो भी है शेयर्स होल्डर्स है। तो नॉर्मली तीन नाम याद आप लोग रख सकते हैं, क्या है प्रबंधक, प्रबंधक, सेकंड आपको क्या हो जाएगा शेयर्स होल्डर्स, अंशधारी, अंशधारी, और थर्ड नंबर इसके अंदर कौन रहते हैं जो आप एम्प्लॉय बनेंगे बिहार सरकार का। ठीक है, कर्मचारी। तो इंग्लिश में लिखना है तो लिख लेंगे आप लोग, बाकी दो काम चला ही सकते हैं एक ही लैंग्वेज से। मैनेजमेंट शेयर्स होल्डर और इम्प्लॉइज। क्लियर है, एक सेकेंड कॉल पिकअप कर लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए,
क्लास आपको चल रहा है। चलिए, तो नॉर्मली ये किसके अंतर्गत आ गए वो आपको पता चल गया, इंटरनल यूजर है। कौन है? ये आपको इंटरनल यूजर्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल का। ठीक है, तो नॉर्मली नाम से और एग्जांपल देने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ये 3 ही 4 रहेंगे और ज्यादा कहाँ चलेंगे इंटरनल में। ठीक है, और चलिए, जो व्यापार के अंदर रहेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल कहते हैं। आगे देखेंगे अब हम लोग इसके बाद एक्सटर्नल के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, यानी बाह व्यापार के अंतर्गत कौन कौन आएंगे उनको हम लोग देखते हैं। तो बाहर वाले कौन कौन आएंगे आप लोग जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए कि जो वाह उपयोग करता है उनके बारे में आपको बताना है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन है उनके बारे में जरा कमेंट करके बताइए, आपको क्या क्या लगता है कि कौन एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो सबसे पहले आप हो गए, मतलब आपका मतलब इन्वेस्टर। आप कौन है? इन्वेस्टर हो सकते हैं, इन्वेस्टर। ठीक है, यानी निवेश करता, हिंदी में कहते हैं इसको निवेश करता, निवेश करता। क्लियर है? उसके बाद अनदर कौन हो जाएंगे? किन्हीं का कमेंट आया नहीं, कमेंट नहीं चल रहा क्या? चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। सेकंड्स हो जाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो ये सब देखिए, इन्वेस्टर कहाँ रहता है? कंपनी के अंदर नहीं रहता ना, बाहर वाले कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम आप कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं दूसरी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए वो एक्सटर्नल हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में आ जाएगा आपको गवर्नमेंट, ध्यान में आपको रखना है। फोर्थ नंबर में बैंकर्स, बैंकर्स या आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो आपको एक्सटर्नल हो जाएंगे। मतलब जो व्यापार के बाहर वाले व्यक्ति जितने भी है उसको हम लोग एक्सटर्नल के अंतर्गत रखते हैं। रिसर्चर भी बाहर के ही हो जाएंगे। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, वो ध्यान में रख लेंगे। जो खोज करता है, अब कंपनी के अंदर जो इम्प्लॉय बैठ के खोज कर रहे हैं वो तो इंटरनल हो जाएगा, लेकिन रिसर्चर नॉर्मली बाहर में जो आपको खोज करते रहते हैं कि क्या क्या अकाउंटिंग का प्रोसेस आपको कैसा होना चाहिए, कोई सी है वो खोज कर रहे हैं, तो वो वहां पे आपको एक्सटर्नल हो जाते हैं। क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट है तो एक बार फिर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। किन्हीं को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके पूछ लेंगे। चलिए आगे बढ़े। 1 मिनट, अच्छा पीछे से कमेंट दिख रहा है, कमेंट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, तो ये सब तो नॉर्मल चीजें थी जो आपको जानकारी होना चाहिए और जानकारी होगा भी, बट रिवीजन भी हो गया। आगे देखते हैं। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, एक बार कमेंट कर लीजिए आप लोग। चलिए, कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट कीजिए तो पहले। चलिए ठीक है, तो अब आ जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है आसान। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशंस आप सभी को पता है बट एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा आसान क्वेश्चन रहे उतना सतर्कता से आपको बनाना है, क्योंकि दिक्कत हो जाता है ना बाहर आने के बाद, जब पता चलता है कि ये गलत हो गया तो ज्यादा अफसोस आता है। नहीं आता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आते हुए छूट जाता है तो उसकी वही सावधानी बरतना है। कोई भी आसान सा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लेके उसको देख लेना है। चलिए सब चीज ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है वो आपको बैलेंस शीट पे बेस है, ये भी ध्यान में रख लेना है आपको। ठीक है, इधर लिखते हैं हम लोग लायबिलिटीज और इधर लिखते हैं एसेट्स। चलिए हिंदी में कहते हैं तो संपत्ति और इधर दायित्व। क्लियर है?
राइटिंग तो उम्मीद करते हैं अब अच्छा खासा सुधार लिए होंगे पहले से, तो विजुअल्स होंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस की बात हम लोग करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस शीट समीकरण भी कहते हैं। अन्य नाम के रूप में यदि आपको पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट समीकरण भी हम लोग कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो आपके सामने है वो देख लेते हैं। लेखांकन समीकरण लेखा पुस्तकों में डेबिट और जमा पक्षों को संतुलन करता है। जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन वो क्या करता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को इक्वल करता है, बैलेंस करता है। इनके अनुसार व्यवसाय के कुल संपत्ति का योग, ध्यान रखिएगा, कुल संपत्ति का योग, किसका योग, कुल संपत्ति का योग उसके कुल दायित्वों का, क्या है, कुल दायित्वों, बस दायित्वों बस स्वामी की पूंजी का योग है। मतलब नॉर्मली कह सकते हैं कि एसेट्स इजिकल टू लाइबिलिटी है, बट जो लाइबिलिटी हम लोग लिखते हैं उसको दो भाग में लिखा जाता है। एक तो आपको कैपिटल हो जाता है जो ऑनर्स लगाते हैं कैपिटल, और एक आपको लाइबिलिटी हो जाता है जो एक्सटर्नल वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जी। ठीक है, लाइबिलिटी, तो इनको जोड़ के बोलते हैं। मतलब जो इक्वेशंस क्या बन गया, एसेट्स ए बराबर एसेट्स हुआ, ठीक है, ए डबल एस टी एस, एसेट्स बराबर लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। क्या हो गया, कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी, और इसको कहते हैं दायित्व, भी आपको पता है, और इसको कहते हैं संपत्ति। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि जो इक्वेशंस है, लेखांकन इक्वेशंस कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको कहते हैं, लेखांकन समीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें आपको पता चल गया कि एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सिंपल, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एल प्लस सी, या तो ऐसे भी कह सकते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पहले ए आ जाएगा तो ए अकेले बरियार है, ठीक है ना, जो फर्स्ट आएगा वो आपको देखिए एग्जाम में ना बहुत सारा रहता है तो ये भी याद भुतला जाते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए भी साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, ए सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे बरियार होगा। मतलब ए जो है सी प्लस एल के बराबर है, मतलब एसेट जो है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है। ये आपका समीकरण हो गया, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अब आगे देखते हैं, कभी अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज करना है। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि दायित्व निकालना है आपको, तो क्या कर लेंगे, दायित्व निकालना है तो इक्वेशन आपको पता है कि इसको इधर लेके चले आएंगे। तो ए तो पहले से था, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, इजकल टू एल का एल ही अपने पास रह गया। तो एसेट्स माइनस कैपिटल इजकल टू क्या हो गया, दायित्व हो गया। वहीं लिखा हुआ था कि दायित्व इजकल टू जो है एसेट्स माइनस कैपिटल। उसी तरह से कैपिटल आपको निकालना है तो कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो सिंपल यही इक्वेशन है, इसको सिर्फ क्या है इधर का दिया गया, मैंने टोटल याद करने की जरूरत आपको नहीं है, सिंपल आपको पास याद होगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आपको जो भी पूछेगा उसको इधर और उधर तो करना आता ही होगा ना। इक्वल टू के ई साइड जाने के बाद माइनस हो जाता है, ठीक है, कोई भी ई साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए एसेट्स के सी जो है ई साइड गया है, ए माइनस सी हो गया, ठीक है, फिर एल जो है ई साइड गया है, लिखा हुआ है इधर ना लेकिन गया है ई साइड ही, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू ए माइनस एल हो जाएगा। क्लियर, अब इसको इधर मत भेजिएगा, ठीक है, कि भाई इधर ही भेजना, इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसको भेज देते हैं इस साइड में। जैसे ए जहां था वहां और ई चला आया इधर आ गया। मानते हैं कि इक्वेशन सबको पता होगा, बट नहीं भी आ जाएगा तो इससे भी काम चला लीजिएगा। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, यानी एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। इक्वेशंस आपको एकदम नेसेसरी है, इसके बाद जो गोल्डन रूल है पूरा अकाउंटिंग उसमें समाप्त हो जाएगा। यहाँ से लेके हायर परचेज तक आपको अकाउंटिंग रूल्स काम करेंगे, उसी पे है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अकाउंटिंग रूल पे आप पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में भी लग रहा होगा कि सर बहुत छोटे छोटे चीज को लेके चल रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा सारा अकाउंटिंग आपको समाप्त हो जाएगा गोल्डन रूल पे ही, ठीक है। पार्टनरशिप हो जाए, कंपनी हो जाए,
नहीं भी पार्टनरशिप का कंसेप्ट याद है, एंट्री याद है, तो वो भी गोल्डन रूल से आपको सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आपको पता है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इक्वेशंस आपको पता चल गया, एक बार फिर से साफ से हम फिर लिख देते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, और आपको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में भी काम आ जाएगा। इक्वल टू के ई साइड जाने पे वो माइनस हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लेते हैं कि हमको जो कैपिटल है इसको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एसेट्स तो अपने जगह पे है ही, और ये आ गया इधर, तो कैपिटल लिखा जाता है। इक्वल टू जो है उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में काम आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको ये आता होगा, 10th में ये पढ़ना था समीकरण वाला पॉइंट भी, माइनस प्लस करने वाला। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे, अच्छा स्क्रीन पे आने से पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद भी, अच्छा यहीं से भी कर लें, कोई नहीं, इसी से कर लेते हैं, नहीं कोई, चलिए इसी से कर लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको बताना है, दिया हुआ है संपत्ति 1,20,000, कितना का दिया हुआ है, संपत्ति आपको दिया 1,20,000 रुपया दिया हुआ है। एसेट्स आपको 1,20,000 का है, कैपिटल आपको दिया हुआ है 80,000 का, और आपको देयता बताना है, मतलब आपको लायबिलिटी बताना है कि लायबिलिटी कितना। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको पूछ दिया गया है कि लायबिलिटी क्या होगा, देयता क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताए थे एसेट्स इज इक्वल टू सी प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको मान रखेंगे हम लोग, एसेट्स में 1,20,000, ठीक है, कैपिटल में आपको कितना दिया हुआ है 80,000, प्लस एल का मान नहीं है, एल हम लोग को निकालना है। अभी हमने बताया इसको क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो ये इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, ये आपको ध्यान में रखना है। इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, गुना भागा में हो जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा साथ में। और इधर एल का ये एल रह गया, कितना गया, किन्हीं का कमेंट आ नहीं रहा है, 40,000 कितना गया, यानी लाइबिलिटी इक्वल टू कितना हो गया आपको, 40,000 लाइबिलिटी आपको हो गया। क्लियर है, हाँ, धर्मराज जी का आ गया 40,000। चलिए, तो एक और क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। बताना है आपको, मनीष मनीष ने 10,000 रुपये से व्यापार को शुरू किया। ठीक है मनीष, बुक नेम प्लीज, बुक नेम नॉर्मली आपको क्या करना है, एनसीटी को ही पढ़ना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। एनसीटी को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर है मोटे बुक पढ़ने से। क्लियर, बाकी थोड़ा बहुत ऐसे देखना, नेसेसरी समझ लीजिएगा कि एनसीटी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी आपको कोई बुक पढ़ने का टाइम मिलता है तो पढ़ लीजिए। अभी तो एग्जाम का नोटिफिकेशन भी नहीं आया, बाकी 2 महीना का टाइम लेकर आप चल सकते हैं, मैक्सिमम 2 महीना में आपका एग्जाम हो ही जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आपको लगेगा अभी कभी नींद भी आएगा कि हम लोग अभी तो एग्जाम नहीं तो नहीं पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। ध्यान रखिएगा 2 महीना में एग्जाम, मैक्सिमम 2 महीना में आपको हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्टिंग में तो अभी स्लो है, जैसे ही आपको 2-4 क्लासेज हो जाएंगे एक सप्ताह, कुछ स्टूडेंट का भी वेट है, नॉर्मली जो है क्योंकि क्लासेज होने के बाद वो लोग को भी परेशानी है, फिर आपकी क्लासेज रफ्तार में चलेगी। अभी लग रहा होगा आपको कि बहुत स्लो चल रहा है, और स्लो चल रहा है तो इसका भी बेनिफिट है, हर एक पॉइंट आपको एग्जाम में आया हो जितना भी हमने आपको अभी तक पढ़ाया है। ठीक है,
तो वो ध्यान में आपको रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें आपको बताना है कि कैपिटल कितना है, ठीक है, कैपिटल कितना है और कैश इसमें कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कैपिटल कितना है और कैश कितना है, वो आपको बताना है। नहीं, एनसीटी है ना, एनसीईआरटी जो आपका है, एनसीईआरटी का बुक ले लेंगे, उस साइट पे भी आपको उपलब्ध है, वहां से ले सकते हैं। तो कैपिटल आपको कितना हो गया, 1 लाख, और आपको कैश भी 1 ही लाख है, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मली व्यवसाय स्टार्ट करते हैं और आपको लिखा हुआ है कि 1,000 रुपए से स्टार्ट किया, तो रुपया तो आपको कितना हो गया, व्यापार, व्यापार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, इस जो आपका व्यापार है इसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, और इस व्यापार में आपको पता है कि कैश लेके आएंगे कोई, तो व्यापार के लिए वो कैपिटल हो गया और वो ऐसे साइड में कैश चला जाता है। तो दोनों क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब 1 लाख रुपये से तो क्या कर लिए थे, व्यापार स्टार्ट कर लिए थे। अब हम क्या करते हैं जो आपको बताते हैं चलिए, व्यापार स्टार्ट हो गया है 1 लाख रुपया से, नहीं अच्छा 1 लाख है, 10,000 नहीं, ये सॉरी 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 10,000 है। चलिए 10,000 का है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, 5,000 का फर्नीचर खरीदे हैं, 5,000 का फर्नीचर खरीदा गया है। अब बताइएगा एसेट्स, अच्छा हाँ एसेट्स लिख देते हैं, एसेट्स कितना का है और कैपिटल कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, दोनों ऑप्शंस आपके पास है कि एसेट्स आपके पास कितना है और आपके पास कैपिटल कितना है। कैश जो था वो आपको एसेट्स है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि एसेट्स का क्या वैल्यू है। जो क्वेश्चन आपको दिया, मनीष ने 10,000 रुपया से स्टार्ट किया बिजनेस और 5,000 का फर्नीचर नहीं खरीदा। 5,000 रुपया साथ में लिखना था ना, जैसे कैपिटल लिखना है तो सी के साथ लिखते, एसेट्स के साथ उनका वैल्यू लिखते, ठीक है। तो नॉर्मली आपको पता है कि कैपिटल आपको 1 लाख का 1 लाख ही है, कैपिटल में आपको कोई चेंज नहीं होगा। जो कैश था आपके पास, कितना कैश था, कैश था आपको 10,000 का, ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग, कैश था आपका 10,000 जी, 10,000 का कैप, अच्छा 1 लाख लीजिए, चलिए 10,000 रुपया कैपिटल था और 10,000 रुपया कैश था, ये आपको, हाँ 10,000 रुपया कैश है। अब इसमें से हम लोग क्या खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए। अब फर्नीचर खरीदे कितना, 5,000 का, तो कैश आपके पास अब कितना बचा हुआ है, 5,000 का कैश बचा हुआ है। 5,000 का क्या बचा हुआ है, कैश बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे एसेट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश 5,000 रुपया, और साथ में फर्नीचर भी आपके पास आया है ना जी, ठीक है। तो फर्नीचर कितना का था, 5,000 रुपया का, तो टोटल एसेट्स का वैल्यू कितना का है, 10,000 का। क्लियर। तो आप लोग का आंसर देख लेंगे अपना अपना, 5,000 कैश और 5,000 ये लिखे हुए थे। तो ध्यान दे देंगे एसेट्स भी आपको 5,000 का ही है और कैपिटल भी, सॉरी एसेट्स आपको 10,000 है और कैपिटल भी 10,000 है। लायबिलिटी अगर पे करते हैं तब जो कैश का मान था वो खत्म हो जाता है। इसी में हम लोग आगे अभी इंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन को चरणबद्ध तरीके से करेंगे जिससे आसान हो जाएगा, ठीक है। लंबा क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो भी आपको अनुभव हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये वाली पोर्शन समझ में आ गया होगा ना, तो मिटा दें, किन्हीं को दिक्कत रहेगा तो बताइएगा। चलिए रफ हो गया, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग की क्या किए हैं कि 2,000 1,000 लेनदार को पे किए, ठीक है।
तो लेनदार को इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा, लेनदार देनदार में आपको गलती हो जाएगा। क्रेडिटर्स की बात करते हैं, ठीक है। लेने वाला को क्रेडिटर्स कहते हैं, देने वाले को क्या कहेंगे, डेटर्स कहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि लेनदार को पे किया गया यानी भुगतान किया गया है, भुगतान किया गया है। अब आपको बताना है एसेट्स का क्या वैल्यू है, ठीक है। एसेट्स का आपका क्या वैल्यू है वो आपको बताना है। तो आपको पता था कैश कितना का था, 10,000 रुपया आपके पास कैश था, इसमें से 5,000 का फर्नीचर खरीद रखा है आपने, तो आपके पास रिमेनिंग कैश कितना बचा हुआ था, 5,000 बचा हुआ था। अब क्रेडिटर्स को पे कर लेंगे तो हमारे यहाँ से क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना जी। पेमेंट करेंगे तो जो कैश है वो और घट जाएगा, हमारे पास कैश अब बचेगा कितना, 4,000 रुपया। कितना का कैश बच गया, 4,000 रुपया। तो कैश का अमाउंट आपसे हमने इस बार पूछा था, तो कैश का अमाउंट 4,000 रुपया हो गया। और प्लस टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो फर्नीचर्स अपने पास कितना हो गया, 1,000, ठीक है। चलिए पूरा को नहीं मिला ना, कैपिटल को नहीं जाएंगे ना, डायरेक्ट हम लोग लेनदार को पेमेंट कर लिए थे। तो टोटल एसेट्स का वैल्यू आपको अभी आपके पास 9,000 है। क्रेडिटर्स कब आपके पास जनरेट होगा, कोई गुड्स आप खरीदिएगा तब ना, जैसे मान लेते हैं कि 1,000 का कोई सामान आपने खरीद रखा होगा तभी ना वो आपको आएगा। का है ना फर्नीचर 5,000, हाँ फर्नीचर 5,000 है। टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो आपको, अच्छा 1,000 लिख दिया जी, चलिए कोई नहीं। फर्नीचर जो है वो आपको 5,000 है, तो और फर्नीचर का दाम तो 5,000 रहेगा ना, डिप्रिसिएशन तो अभी लगाना नहीं है, वो हम लोग जो अभी जहां तक है वहीं तक रहेंगे। और 4,000 का आपको कैश बचा और टोटल एसेट्स का दाम 9,000 रुपया है। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे भी आपको आता हुआ ये हमें पता है, बट थोड़ा सा कर कर लेते हैं ना, कल हो सकता है कोई स्टूडेंट बहुत दिन के बाद भी ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे अब तो 1-1.5 साल से आपके स्टेट की एग्जाम हो रही, तब तो कंटिन्यू हो गए, पुराने स्टूडेंट भी जो बहुत पहले भी पढ़ रखे हैं 2008-2010 में, उनके लिए ये आसान हो गया। चलिए तो अब आगे की ओर बढ़े। दिक्कत रहेगा तो पूछिएगा, ठीक है। सभी से मैंने आपको क्या है निर्देश है कि किन्हीं को कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको बताना है कि लायबिलिटी का मान क्या है, लायबिलिटी का मान आपको बताना है। इसमें आपको बताना है लायबिलिटी का मान क्या है। आपके पास पता है समीकरण, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, इसका कमेंट आपको खुद करना है, हम इसमें आपको कुछ नहीं बताएंगे। जल्दी से आप लोग बनाइएगा, आसान आसान भी क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्टिंग का है तो हम लोग कर लेते हैं ना, बाकी तो पार्टनरशिप कंपनी डिवेंचर्स वो सब आएंगे तो देखेंगे ही। चलिए धीरज कुमार झा जी का कमेंट आ गया है, तो अब हम भी बना देते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि एसेट्स कितना है, तो एसेट्स इधर दिया हुआ है, टोटल एसेट्स के साइड में जो है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 10,000 है और ये 1,00,000 है, ये 65,000 है, ये 5,000 है, ये आपको 50,000 है। तो 55 70 5 1 20 2 30 और 2,40,000। एसेट्स का मान कितना आ गया जी, 2,40,000। फिर से जोड़ लें, 70 10 80 और 50 30 नहीं, 2,30,000 आता है। कितना गया, 2,30,000। एसेट्स का मान कितना आ गया, 2,30,000 दिया हुआ है, और कैपिटल इधर आपको दिया हुआ कितना, 2,00,000 का, 2,00,000 का कैपिटल दिया हुआ है। ये हम लोग पुट कर लिए प्लस लायबिलिटी। अभी अब क्या करना है, इसको इधर लेके आएंगे तो घट जाएगा, 2,30,000 माइनस 2,00,000 इजिकल टू कितना जाएगा घट के जी, 30,000। धीरज शाह जी का सही कमेंट था, और किन्हीं का कमेंट नहीं है, कोई नहीं, सभी लोग कमेंट कर लेंगे तब पता चलेगा ना कि हाँ समझ में आ रहा है, 30,000 है।
बाकी इजी समझ के निकलना नहीं है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया, 30,000 हिंदुस्तानी जी का भी आ गया है। आगे बढ़े, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जैसे जैसे सब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आसानी से देख के ही बन जाता है। तो कैपिटल बराबर आपको फॉर्मूला पता है और आपको कैपिटल निकालना है। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, ए का मान आपको दिया हुआ है 5,00,000, सी का मान आपको नहीं दिया हुआ है और एल का मान यानी लायबिलिटी का मान 1,00,000 दिया हुआ है। एल मतलब लायबिलिटी, ए मतलब एसेट, सी माने कैपिटल। तो अब इसको क्या करना है, इसको इधर ले आना है। तो 5,00,000 का 5,00,000 लिखा हुआ है, इसको उधर से उठा के किधर ले आए, इधर ले आए। तो अब ये बचा कितना, 5,00,000 में से 1,00,000 गया तो 4,00,000। तो धीरज शाह जी का फिर से कमेंट आ गया, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आ जाएगा ये, 4,00,000। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। अब आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। तो समझ इक्वेशंस का पोर्शन आपको क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है, बेसिक हो गया है। फिर आगे तो इक्वेशंस करते ही रहेंगे, सारा अकाउंट ही इक्वेशंस पे बेस है। तो अब हम लोग देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जो डिफिनेशंस में आपको लिखा हुआ था रिकॉर्डिंग, उसी को कहते हैं। किसको हम लोग किसको रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग करेंगे। और कौन से ट्रांजेक्शन्स को करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कहते हैं। वो भी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शन जो मनी में मापा जा सके, मुद्रा के रूप में जिसे हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो आपको मनी में होना चाहिए, मुद्रा में होना चाहिए। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि कोई कर्मचारी है, कर्मचारी की संख्या को क्या लेखांकन में लिखा जाता है, अकाउंटिंग के समय उसको लिखते हैं, तो नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनकी संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपको लाभ हानि पे। ठीक है, डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं है, मतलब उसे हम लोग मुद्रा में नहीं माप सकते हैं। जैसे आपकी बिहेवियर है, कोई कर्मचारी के जो स्वभाव है, क्या हम उसको लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे। तो आपको ये सब भी पूछता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो हम मुद्रा में माप सकते हैं उसी को नोट डाउन करते हैं। क्लियर, आगे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जो देख लेते हैं, कल तो डेबिट बारे में बताया था ना जी, ओ लगा रहा है मतलब इटली का शब्द था डेबिटो और क्रेडिटो हो रहा है, ए लगा रहा है तो लैटिन भाषा, तो वो आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे हिंदी में नाम कहते हैं डेबिट को और क्रेडिट को जमा कहते हैं। हिंदी में पढ़िएगा तो वो अभी से ही सारी चीज बता देता है, फिर ये कंफ्यूजन ना हो कि नाम क्या हो गया। नाम मतलब काजल का नाम नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं आपको पता है क्या, एवरी ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग में दो पक्ष होते हैं, डुअल कंसेप्ट के थ्रू वो लागू होता है। ठीक है ना, एक लेने का मतलब एक जो लेने वाले होते हैं और एक देने का जो देते हैं। मतलब एक जो ट्रांजेक्शन है दो पक्ष होंगे आपको, पहला पक्ष जो है आपको लेने का और दूसरा देने का। मतलब ये नहीं कि पहले लेने का है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है लेने का। इसीलिए लेखा करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि नाम पक्ष में जो राशि लिखते हैं, मतलब डेबिट साइड की जितनी राशि लिखते हैं उतनी ही राशि हम लोग क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। मतलब एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट पड़ता है, दो जगह हम लोग लिखते हैं, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। क्लियर है, ये तो नॉर्मल सी चीजें है। अब जो याद रखना है वो इसको याद रखना है, पूरे अकाउंटिंग इसी पे आपको बेसिक है, मैंने बेस इसी पे आपको रहेगा सारा। मैंने आज से लेके जितना दिन अकाउंटिंग पढ़िएगा और उम्मीद करते हैं सबको याद भी होगा। तो चलिए, एक तो आपको पर्सनल अकाउंट जो व्यक्ति के नाम हो या कोई आपकी संस्था का अकाउंट हो। ठीक है, संस्था के नाम से अकाउंट हो तो अभी मोटा मोटी बता देते हैं, बाकी अकाउंट का जो पार्ट है वो भी हम लोग एक सेपरेट क्लास में करेंगे। ठीक है, इससे भी आता है क्वेश्चन कि कौन कौन सा अकाउंट है। तो अभी तो हम लोग गोल्डन रूल देख रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि ऐसे भी नॉर्मली आपको आता ही होगा। तो नहीं आता है तो उनके लिए भी बेनिफिट है यहाँ पे। अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसमें देख लीजिएगा किनका किनका आता है, व्यक्ति का अकाउंट आपको रहे या आपको संगठन का अकाउंट रहे, यानी एबीसी लिमिटेड अकाउंट है तो वो आपको किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंतर आएगा। यानी क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी अकाउंट है, हिंदुस्तानी राज्य अकाउंट है, धीरज कुमार झा का अकाउंट है, तो ये क्या आ जाएगा, किसके अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत है। क्या है आपका अकाउंट तो पर्सनल है ना जी,
तो उसको हम लोग पर्सनल के अंतर्गत रखते हैं। रियल में हम लोग एसेट्स को लेकर चलते हैं, जितनी भी एसेट्स आपके हैं उसको रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। मोटा मोटी थोड़ा अभी देख लेंगे। और नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी आपको खर्च है और आय है उसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग। अच्छा बताइए कि पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति हैं तो ये क्या करेंगे, ले सकते हैं और दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पर्सनल हैं तो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और दे सकते हैं। एसेट्स है, सिंपल आपको पता है कि आपका जो ये संस्था है और इस संस्था में आपको व्यक्ति क्या कर सकते हैं, यहाँ से व्यक्ति यदि कोई है, ठीक है, मान लेते हैं कि दिनेश लाल हैं, तो ये क्या सकते हैं, ये ले सकते हैं और ये दे सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है तब अकाउंट, मैंने कोई भी संस्था का ही व्यक्ति हो गया ना, या नॉर्मली बाहर वाले को भी करेंगे तो उसमें भी आपको ले सकते हैं या दे सकते हैं। एसेट्स की बात करते हैं तो फर्नीचर जो है क्या संस्था में आएगा, आएगा ना, ये लेगा देगा नहीं, वो तो आपको पता है। ये आएगा और जाएगा, मतलब खरीद के लाएंगे तो कम इन हो जाएगा और बेचेंगे इसको तो गोज आउट बोलते हैं। क्या कहते हैं, गोज आउट बोलते हैं, मतलब जाने वाले को गोज आउट कहेंगे, आने वाले को कम इन कहते हैं। क्लियर। और नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, नाम मात्र खाता की बात कर रहे थे, तो नाम मात्र खाता तो सिंपल, इसमें आपको बता दिया कि जितना एक्सपेंस लॉस इनकम गेन है वो सब इसमें लिखाता है, तो इसको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है। तो सिंपल क्या है, एसेट्स याद रखेंगे, आएगा और जाएगा, व्यक्तिगत क्या है वो ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे वो समझना है। तो सबसे पहले आ जाता है डेबिट पॉइंट और पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। डेबिट कब करेंगे, कोई व्यक्ति है, जैसे पर्सनल अकाउंट है, किसी व्यक्ति का अकाउंट है, तो उसकी अकाउंट को हम लोग डेबिट कैसे करेंगे ये देखेंगे सबसे पहले। तो याद रखिएगा, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का मतलब पाने वाला, लिखा हुआ है आपको पाने वाला, यानी लेने वाला भी कह सकते हैं, लेने वाला, ठीक है, पाने वाला या लेने वाला कह सकते हैं। तो डेबिट द रिसीवर यानी पर्सनल अकाउंट में रहेगा तो ध्यान रखेंगे कि कोई व्यक्ति कोई चीज प्राप्त कर रहा है, मतलब धीरज कुमार जी हैं जो वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं, उनके पास आ रहा है, ठीक है, प्राप्त करता है, तो धीरज को क्या कर देंगे, धीरज, धीरज अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्लियर। चलिए बाकी देखेंगे आगे। फिर क्रेडिट कैसे करते हैं, देने वाला गिवर, मान लेते हैं कि राजा जी दे रहे थे, किसको दे रहे थे, धीरज को दे रहे थे राजा जी, तो ये क्या है, देने वाले थे, धीरज जो है इनको दे रहे थे, तो लेने वाले थे, तो लेने वाले को डेबिट और देने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो तू राजा अकाउंट, ठीक है, दोनों आप लोग देख लिए कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, तो सिंपल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इससे आसान कुछ नहीं, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो पढ़े भी होंगे ना। किन्हीं को दिक्कत रहेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी अभी बेसिक क्लासेज आपकी है तो वो हमें पता रहेगा ना कि कितना आता है नहीं आता, ये नहीं कि नहीं आता तो भाई नहीं पूछेंगे, कोई भी पॉइंट ऐसा हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया, पर्सनल अकाउंट को हमने समझ लिया। पर्सनल अकाउंट में मोटा मोटी जानते हैं कि जो कोई व्यक्ति या कोई संस्था रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इसका रूल आपको है, पढ़ते हैं, याद कैसे रखेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले जो रहेंगे उसको क्रेडिट कर देते हैं देने वाले को, और डेबिट द रिसीवर मतलब रिसीव करना माने पाने वाला, प्राप्त करता, उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे वाले रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में हम लोग चलेंगे तो आपको पता है, रियल अकाउंट में पता है ना जी। अच्छा एक सेकेंड, रियल अकाउंट में आपको पता है कि कौन आता है, रियल अकाउंट में कौन आते हैं, एसेट्स आते हैं। तो एसेट्स आएगा और जाएगा, तो यहां से याद करिएगा, डेबिट भाट कमिन, जो आ रहा होगा, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, मतलब संस्था में फर्नीचर्स लेके आए थे तो फर्नीचर्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। फर्नीचर से कौन, कोई भी एसेट्स लेके आ रहे थे तो डेबिट कर दिए, ठीक है, डेबिट भाट कमिन। और जस्ट उल्टा जब जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट भाट
गोज आउट, याद रख लेना है। मान लेते हैं कोई पंखा आप सेल कर रहे हैं, पंखा क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कोई नाम लेते हैं ना, मशीन बेच रहे हैं, सेल वाले बाद में कर लेंगे, मशीन मानते हैं बेच रहे हैं, तो मशीन यहां से जाएगा, जब इसको सेल करेंगे तो ये बाहर की ओर जाएगा, तो मशीन को कर देंगे टू मशीन। क्लियर? चलिए मशीन में भी देख लेते हैं, यदि मशीन आप सेल कर रहे हैं और दोनों चीज देख लिए, अब इसको हम पूरा पूरा करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, आपको ये फर्नीचर्स है, ये आपको फर्नीचर है, इसको हमने क्या किया, परचेज किए, परचेज किए हैं कैश में। तो सबसे पहले बताइएगा कि जो फर्नीचर है वो आपको क्या है, एसेट्स है, ये आपको पता है। कैश जो है वो आपको एसेट्स है, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज किए, तो फर्नीचर हमारे यहाँ आ रहा है, क्या हो रहा है, आ रहा है। अब आने वाले को क्या करते हैं हम लोग, फर्नीचर जो ये था वो आपको आ रहा है, तो फर्नीचर्स को डेबिट कर लेंगे, आने वाले को डेबिट। देखिए डेबिट भाट कम इन, फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट। और देखिएगा यदि आपने फर्नीचर खरीदा है तो कैश पेमेंट किए होंगे, ठीक है ना। जैसे आपने हमने हमसे क्लास लिया तो आपने कैश पेमेंट किया होगा, तो कैश हमारे यहाँ से, जैसे आपको लेके चलते हैं या संस्था को यहाँ पे लेके आएंगे, संस्था पे आ जाते हैं। कोई संस्था जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर तो आया, तो उसके बदले में पेमेंट किया होगा ना जी, तो पेमेंट किया होगा तो कैश चला गया होगा, ये क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा। तो बाहर निकलेगा कोई एसेट्स, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? तो फर्नीचर परचेज किए थे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वहीं सेल वाली पॉइंट पे आ जाते हैं, तो सेल में भी वैसे ही होता है कि हम लोग को फर्नीचर्स को सेल कर रहे हैं या मशीन को सेल कर रहे हैं, तो वहां भी हो गया, या तो ये क्रेडिट वाला पॉइंट इससे भी क्लियर हो गया। चलिए देख लेते हैं ना, मशीन को भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। मशीन सेल कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, अब सेल कर रहे हैं। यदि आप सेल करिएगा तो आपके पास क्या आएगा, कैश आपके पास आएगा। कैश क्या हो रहा था, कंपनी में आ रहा था, कैश क्या हो रहा था, आ रहा था। तो आपको पता है कि जब कैश आएगा तो आने वाले को हम लोग एसेट्स है, कैश एसेट्स है, तो आने वाले को क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट भाट कम इन, कैश आपको आ रहा था तो इसको कर दिए डेबिट। और मशीन बेच रहे थे, जो ये मशीन आपका था इसको हम क्या कर रहे हैं, अब बेच रहे हैं, तो ये आपके यहाँ से जा रहा है, क्या हो रहा है, आपके यहाँ से ये क्या होगा, ये जो संस्था यहाँ से ये निकलेगा मशीन, तो जाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट में लगते हैं टू, जाने वाला का नाम लिख देंगे मशीन, ठीक है। आने वाले को डेबिट कर लेते हैं, जाने वाले को क्रेडिट कर देते हैं, जा रहा है उसको तो क्रेडिट करके निकाल देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत रहेगा कि नहीं को तो एकदम आप पूछिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका बेस है, फिर बाद में डेबिट क्रेडिट आगे होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। उम्मीद करते हैं कि सबको इतना आता होगा, बट लेके चलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बहुत दिन से छूट गया है, तो स्टार्टिंग एक दो दिन हम लोग रहेंगे, और कमेंट जैसे नहीं आएगा कि जो भी बता रहे आपको समझ में आ रहा है, मतलब सारी चीज आपको पहले से पढ़ा हुआ है, रिवीजन में है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फर्स्ट टाइम वाले को तो दिक्कत होगा, अगर दिक्कत होगा तो पूछिएगा। चलिए, तो ये अपना रियल अकाउंट भी क्लियर हो गया, इनका भी रूल क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत रहेगा तो बताइएगा। अब आ जाते हैं सिंपल, आपको नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। नॉमिनल में आपको याद रखेगा, डेबिट किसको कहते हैं, ये सीधे याद रखेगा, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऐसे पढ़ेंगे, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट। जितनी भी खर्चा आपको है, जो भी आप खर्चा कीजिएगा, ठीक है, नहीं अभी तक है, क्या लिखे हैं जी, चलिए कोई नहीं, तो निकल गया, कोई दिक्कत आएगा तो बताइएगा। ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, माने जितना भी आपको खर्च करेंगे या कोई नुकसान होगा, लॉस होगा, उसको डेबिट कर देते हैं। उसको पढ़ेंगे, देखिएगा नॉमिनल की बात कर रहे हैं, ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। बस हो गया, यही पॉइंट दो इसमें याद रखना था। क्रेडिट किसको कहते हैं, याद रख लेंगे सीधा,
ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। जो भी आपको इनकम होगा, ध्यान रखिएगा, आपको इनकम कोई होता है तो उसको क्रेडिट करना है, यहाँ पे कोई भी गेन होगा तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं गोल्डन रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत रहेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बाद में क्लासेज आपको मेन चैप्टर्स में चले जाएंगे, कंसेप्ट वाले पोर्शन छोड़ के, तो डिटेल ज्यादा भी नहीं बता पाएंगे। पूछेगा तो बता ही देंगे, बट 2-3 बार रिवीजन नहीं करके बता पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो क्लियर है ना? चलिए, कोई डाउट नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है राजा हिंदुस्तानी जी, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखने के लिए एक बार फिर से आपको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीव, देखिए याद कैसे करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है? उसके बाद यहां से आएंगे रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब उसके बाद हम लोग आएंगे नॉमिनल अकाउंट में, तो इधर से पढ़ेंगे ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट। इसको पढ़ेंगे ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, ठीक है? याद रखना ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, बस दो ही तीन तीन पॉइंट तो याद ही रखना है। डेबिट द रिसीवर, क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो लेने देने वाला कौन आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, ऐसे भी आपको याद आएगा। डेबिट भाट का मीन, क्रेडिट भाट गोज आउट, आवे जाए वाला कौन है? आपको एसेट्स है, ठीक है? और वहीं आपको खर्चे वाले या नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो जितना भी लॉस एंड एक्सपेंस को डेबिट हम लोग करते हैं और ऑल इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं। क्लियर? गोल्डन रूल आपका हो गया समाप्त, ठीक है? रिवीजन कर लीजिएगा। और अब हम लोग देखते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किए थे, तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि कौन एसेट्स है, ठीक है, कौन एक्सपेंस है, उन सभी चीजों को हम लोग देख लेंगे। परिसंपत्ति मतलब एसेट्स की बात करें, यहाँ पे देखिएगा लेन देन अभिलेख करने की दृष्टि से सभी खातों को 5 वर्गों में बांटते हैं। जो भी अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसको 5 वर्गों में बांटते हैं, ठीक है? तो वर्गों के हिसाब से भी आप रूल लगा सकते हैं, बट हम इसको नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूजन आपको अभी हो जाएगा। जो अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, उसको अनदर नियम के हिसाब से भी याद रखते हैं कि क्रेडिट और डेबिट कैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमको डेबिट और क्रेडिट का जो गोल्डन रूल है उसी से काम चल जाता है। तो आगे माथा पेची वाला कहा लेके पढ़े, जैसे एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट कहते हैं, तो वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हमको काम चल जाएगा गोल्डन रूल से। बाकी एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, हानि व्यय आगम, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना? कि क्या संपत्ति होती है, एसेट्स। आपको लगता होगा कि आपको एसेट्स आता होगा, है ना? आसान सा है, लेकिन नहीं, जो ऑब्जेक्टिव आएगा ना तब समझ में आएगा कि कहाँ से पूछ दिया है, ठीक है? एक्सपेंसेस और ये रिवेन्यू, आगम को रिवेन्यू कहते हैं और लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, और लॉस। चलिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एसेट्स की ओर, आ जाते हैं किधर आएंगे? एसेट्स की ओर आएंगे। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे, एसेट्स को देखेंगे। चलिए, एसेट्स किसको कहते हैं? तो आपको पता है कंपनी एक्ट आपको क्या चल रहा है, जल्दी से बताइएगा। अभी एट प्रेजेंट टाइम में कौन सा कंपनी एक्ट चल रहा है जी? कंपनी एक्ट कितना चल रहा है? 213। कितना चल रहा है? 2013, यानी 2013। कंपनी एक्ट क्या चल रहा है? 2013 चल रहा है। और कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल है, क्या है? शेड्यूल 3 का नाम सुने होंगे ना? शेड्यूल 3 में आपको बताया गया है कि एसेट्स को कितने भाग में हम लोग बांटे हैं? 2 भाग में बांटे हैं। क्या है? एसेट्स को हम लोग क्लासिफाई कितने वर्गों में किए हैं? 2 भागों में बांटे हैं। ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना? क्योंकि पीडीएफ के भरोसे रहेगा तो पीडीएफ में जो पढ़ने में मजा नहीं है, जो आप हाथ से लिख के बनाते हैं, ठीक है? तो पीडीएफ तो आपको अपडेट हम कर ही रहे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि नोट बुक में नोट करिएगा,
रिवीजन के टाइम में ज्यादा आपको मजा आता है रिवीजन करने में। क्लियर? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट। दे दीजिएगा पीडीएफ। पीडीएफ अपलोड है ना, पीडीएफ हम पहले अपलोड कर रखे हैं। जो एक्स्ट्रा आपको आई डाउन हो रहा है ना, उसको आपको नोट कर लेना है। और मेरा सजेशन रहेगा कि नोट करते रहेगा। एक बार हमने बोला, जो आपने सुना एक बार लिखा, एक बार फिर रिवीजन कीजिएगा। फिर एग्जाम के टाइम में एक दो बार कर लीजिएगा। अभी टाइम अच्छा लंबा टाइम रहेगा तो दो तीन बार हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो कम से कम एक बार और हो जाएगा ना। पीडीएफ तो बहुत सारा है, जैसे किताब में भी ये सब पढ़ रखे होंगे। कहाँ पे है पीडीएफ? कहाँ पे नहीं पता जी? स्टडी मटेरियल में जाइए ना। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करते होंगे और आपकी स्टेट 2024 अकाउंट पे क्लिक करते होंगे, तो अंदर में आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहां पे आपको मिल जाएगा। और आपको जस्ट बगल में नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, और चैट बॉक्स में ग्रुप में चैट कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, फर्स्ट क्लास से कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आपको बता रखे हैं ना, वो देख लीजिए। चलिए अगर फर्स्ट क्लास है, जैसे इस पे क्लिक करते होंगे तो आपको यहाँ पे आएगा स्टडी मटेरियल। ये तो लैपटॉप में आपको है, और मोबाइल में करिएगा तो लंबा करके आएगा। यहाँ पे बॉक्स बना के स्टडी मटेरियल, होमवर्क, नोटिस बॉक्स में आएंगे तो आपको व्हाट्सएप का लिंक है, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में ये आपको पीडीएफ है अकाउंट वाला, यहाँ से क्लिक करके से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन मेरा सजेशन आपको रहेगा कि क्या कर लेना, बुक रखेंगे उसी पे कर लेंगे। 20 डेट का है, 22 का कहाँ है सर? अच्छा क्या लिखे हैं धीरज जी? 20.20 डेट का है अभी, 22 का कहाँ है सर? नहीं समझ। अच्छा पीडीएफ 20, अच्छा डेली का पीडीएफ वैसे थोड़े होगा ना, कल की क्लासेस नहीं हुआ है, कल छुट्टी था। अच्छा कल का, देखिए पीडीएफ वैसे थोड़े मिलेगा आपको, एक हुआ आपको दे देंगे ना। जैसे एक दो दिन का पीडीएफ आपको डाल देंगे, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं ना कि नॉर्मल आपको लिख के पढ़ा रहा है इस बार, तो कॉपी में बनाते जाएगा, ज्यादा अपने रिवीजन के टाइम में ज्यादा मजा आएगा। पीडीएफ यदि आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो पीडीएफ आपको उपलब्ध रहता है, तो क्या रिवीजन के टाइम में उतना मजा आता है जितना अपने हाथ से लिख के बनाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मॉडर्न युग हो गया है तो सभी लोग पीडीएफ की ओर भाग रहे हैं, आसानी से हो जाता है। बट विद्यार्थी को क्या करना है, मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ज्यादा कारगर होता है। बाकी आपकी इच्छा, हम तो पीडीएफ आपको देंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो लिख लेंगे। चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे एसेट्स के बारे में। तो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में एसेट्स को क्या है, एसेट्स को दो भाग में बांटा है। कितने भाग में? 2 भाग में बांटा गया है। क्या है? 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सर बुक कौन सा सब्जेक्ट का लेंगे प्लीज? देखिए स्पेशल स्टेट की बात करते हैं तो सिंपल देख लीजिए, हम आपको स्पेशल कोई बुक आया नहीं है, ठीक है। बाजार में कोई आपको बुक नहीं आया है। जो आपको सिलेबस में नोटिफिकेशन है, अकाउंट का तो पूरा डिटेल आपको पढ़ना ही है। आपको पता है कि 30 नंबर का क्वेश्चन अकाउंट से आएगा, ठीक है। 50 नंबर आपको यूट्यूब से तैयारी कर लेना है। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने वाले, कोई भी एक टीचर्स को फॉलो करके 50 नंबर पढ़ सकते हैं। सीटेट यदि आपने कर रखा है तो 30 से 35 नंबर इजिली आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा बताते हैं ना, अभी हम बताते हैं आपको। फिर अकाउंट तो 50 नंबर उधर क्लियर आपको हो गया, 30 नंबर हम क्लियर करवा देंगे। अकाउंट का पोर्शन आपको क्या देखना है, एनसीईआरटी का 11 का बुक और 12 का बुक, ठीक है। एकदम एनसीईआरटी पढ़िए। यदि लंबा अवधि में एग्जाम होगा तब 2 महीने तक आपको क्या प्रिफरेंस करना है, एनसीईआरटी को। यदि नहीं लेता है तो 2 महीने में, लेकिन ले लेंगे, ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद रखिए 90% कि 2 महीने के अंदर ही एग्जाम हो जाएगा। 1 महीने के अंदर एग्जाम हो तो आपको पता है कि 1 महीने में क्या क्या पढ़ पाइएगा, वो आपको भी पता। तो उम्मीद है कि 2 महीने जाएगा। बिहार बोर्ड है ना, बट देखते हैं। तो अकाउंट का क्लियर हो गया। अब आ जाता है सीधे आपको टैक्स का पोर्शन। तो टैक्स का बीकॉम का बुक लेना पड़ेगा, कोई भी प्रकाशन का ले लीजिए। आपका जो सिलेबस है वो हमने आपको अपलोड कर रखा है, यदि नहीं किए होंगे तो सिलेबस भी एप्लीकेशन पे अपलोड कर लेंगे, टेलीग्राम पे तो है ही। तो वहां से जो नोट दिया हुआ है कि बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, वो सब टैक्स को पढ़ा लेना है। लॉ को तो पढ़ा देंगे, बाकी बुक
देखना है तो देख लीजिएगा, बहुत मोटा मोटा बुक होता है। तो जो कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको पता है कि ज्यादा आपको याद है कि पूछा गया है कि टैक्स में आपको जो सेक्शन 10 है 80C 80D, तो ये सब जो क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा डीपली अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी क्लियर हो गया। बीकॉम वाले बुक ले लेंगे, कोई भी प्रकाशन का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट पढ़ना क्या है आपको, जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसी को ध्यान में देना है, और साथ में आपको हाईलाइटेड पॉइंट आपको पता होगा कि क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वो सब पढ़ लेना है, ज्यादा मोटा पूरा नहीं पढ़ना है। हम एक बार आपसे कॉल से बात करेंगे, चलिए ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो कॉल से कर लेते हैं। यहाँ क्या पूछ रहे थे, चलिए सभी लोग को इसके कारण क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, बुक आपको लेना है तो बुक ले लीजिएगा, स्पेशल कोई बुक नहीं आया अकाउंट का बता दिए, और बाकी टैक्स और लॉ का आपको बीकॉम वाले किसी भी प्रकाशन का बुक ले लीजिएगा। ऐसे तो एसपीपीडी ही चल रहा है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है जो सिलेबस में दिया हुआ है वही टॉपिक, जैसे 4-5 ही टॉपिक दिया हुआ है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, जैसे अकाउंट का, टैक्स का, अकाउंट नहीं, टैक्स का, कॉस्ट का और आपको ऑडिटिंग का, तो 5 ही टॉपिक है, 5 टॉपिक सबको कर लेना है। चलिए अब आगे आ जाए, यहाँ पे थे ना जी, बहुत इधर उधर हो गए, कोई नहीं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत एसेट्स को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है कंपनी एक्ट के अंतर्गत। अब हम लोग इसकी अध्ययन करते हैं। चलिए, अब एसेट्स को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। तो हम लोग भी बांट लेंगे 2 भाग में भाई, कौन कौन से हैं। चलिए, यहाँ पे आपको है, ये रहा एसेट्स का स्ट्रक्चर्स। ध्यान रखिएगा, इसका नाम आपको याद रखना है, क्या है नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स में नहीं जाना, जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें नॉन करेंट एसेट्स आता है। ठीक है ना, तो 2 भाग में बांटे, ये नहीं कि करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स करके निकल जाना है, तो गलत हो जाएगा। एसेट्स को हम लोग 2 भाग में बांटे हैं। फर्स्ट कहते हैं नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, सेकंड को कहेंगे हम लोग करेंट एसेट्स। चलिए, सेकंड को कहेंगे करेंट एसेट्स। नॉन करेंट और करेंट एसेट, 2 पॉइंट याद हो गया आपको, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। ठीक है ना, वहां पे आ जाता है फिक्स एसेट और करेंट एसेट, तो बच्चे लोग फिक्स एसेट करेंट एसेट मार के निकल जाते हैं। तो ध्यान रखना, एसेट्स को 2 भाग में बांटा गया, कौन कौन सा, एक करेंट एसेट्स और एक नॉन करेंट एसेट्स। तो सिंपल देखेंगे, नॉन करेंट एसेट्स जो लंबी अवधि, वैसा संपत्ति जो लंबी अवधि के लिए लिया गया हो, मतलब अकाउंटिंग ईयर में उसको समाप्त नहीं किया जाता है, उसको हम लोग करेंट एसेट, सॉरी नॉन करेंट एसेट, मतलब लंबी अवधि के लिए कोई भी संपत्ति खरीदते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। जैसे अच्छा, फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आप लोग देख लेंगे कौन कौन से आएगा, वो आपको पता ही है। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत आपको फिक्स एसेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे वो आपको पता है। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा वो हो जाएगा, मशीन, ठीक है, फिर लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपको क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स में आ गया, क्लियर। अब हम लोग आते हैं करेंट एसेट्स। तो नॉर्मली हमको पता है कि करेंट एसेट्स है, ये जो है वो आपको नॉन रेकरिंग नेचर का है, मतलब हमेशा जल्दी जल्दी नहीं होता है। ठीक है,
नॉन रेकरिंग माने रेगुलर नहीं है, अनरेगुलर है, ठीक है। अनियमित इसमें संपत्ति होते हैं कि माने आ गया एक बार तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद जाता है। तो नॉर्मली 12 महीना को हम लोग करंट में लेके चलते हैं, 12 महीने के अंदर अप डाउन होते रहता है, तो उसको करंट में करेंगे, ठीक है। तो ये अवधि भी आपको याद रखना है, करंट का जो अवधि होता है वो 12 महीना, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर्स। अब आ जाते हैं करंट एसेट्स की बात कर रहे थे, तो करंट एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग एसेट्स भी कहते हैं, मतलब आवर्ती बार बार होता है क्या, या फ्लोटिंग एसेट्स भी कह लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, फ्लोटिंग एसेट्स कहते हैं, फ्लोटिंग आईएनजी है, फ्लोटिंग एसेट्स भी इसको अन्य नाम के रूप में जान लेंगे, कभी कभी पूछ देगा, तो वही भी ध्यान रखना है। या सर्कुलेटिंग और एसेट्स भी कहते हैं। तो अब हम लोग करेंट एसेट्स में देख लेंगे ना, जो करेंट एसेट्स है वो आपको सिंपल याद रखिएगा, लिक्विडेशंस की ऑर्डर्स, माने जो तरलता है जो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसकी अवधि के हिसाब से हम आपको एग्जांपल में देते हैं, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो किस बेस पे हम लोग जो क्रम लिखेंगे वो आपको लिक्विडिटी, क्या है, लिक्विडिटी ऑर्डर में लिखते हैं, तरलता की क्रम में लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा तरल होगा जिसे जल्दी हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको एक नंबर पे लिखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको अरेंज करने के लिए आता है कि लिक्विडिटी ऑर्डर में आपको बताना है कि जो जैसे जैसे तरलता है उसके हिसाब से अब इधर एसेट्स में भी देख लीजिएगा, एसेट्स को जो हम लोग लिखते हैं वो अस्थायित्व के आधार पर लिखते हैं, जो ज्यादा अस्थायित्व है मतलब बहुत लंबे समय तक वो हिलने वाला नहीं है कंपनी में से संपत्ति, उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मान लेते हैं कि फर्नीचर आपको 50 वर्ष है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इसके वर्ष 49 है या 47 है, तो इस तरह से मैंने अस्थायित्व के आधार पे हम लोग क्या है नॉन करेंट एसेट्स को लिखते हैं। करेंट एसेट्स के लिक्विडेशन की बात हम लोग कर रहे थे, या फिक्स एसेट्स की बात कर लेते हैं अस्थायित्व के आधार पे, ठीक है। फिक्स एसेट्स को हम लोग अस्थायित्व के आधार पे लिखते हैं। ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इससे भी कि एसेट्स को किस अवस्था में हम लोग लिखते हैं, तो अस्थायित्व के आधार पे, मतलब जिसका जितना ज्यादा अस्थायित्व है, मतलब फिक्स रहने वाला हिलने वाला हम नहीं है, उसको सबसे पहले लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। उसी तरह से इधर हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे करेंट एसेट्स का, करेंट एसेट्स का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहला जो है, तो सबसे लिक्विड कौन है, सबसे तरल यानी आसानी से आपको कौन सा प्राप्त हो जाएगा, कैश प्राप्त हो जाएगा, तो कैश इन हैंड सबसे ऊपर में लिक्विडेशन के क्रियल सीरियल में रहता है, कैश इन हैंड, क्लियर। सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, कैश एट बैंक, जो आपने हमेशा पढ़ते रहते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट देखेंगे, बिल रिसीवर, बिल रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर में जो आपको आता है वो आ जाएगा आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सीरियल नंबर आपको याद रखना है, कम से कम 2-3 को तो, ये दोनों तो याद ही है आपको। अच्छा फिर पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे डिटेल में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट MENT है लास्ट में, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बढ़िया से लिख देते हैं ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अब आगे आ जाए, शॉर्ट टर्म है 5 नंबर पॉइंट में आपको आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसी में आपको आ जाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। और में लिख लेंगे तो मार्केटेबल सिक्योरिटी। 5 नंबर पॉइंट में हम लोग आएंगे, जो इसका सिचुएशंस बनता है लिक्विडेशन के हिसाब से जो क्रम बनता है वो है, उसके बाद डेटर्स है, तो क्रम सजाने के लिए आएगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आपको स्टेट में आता है, जितना भी आपको बेसिक बेसिक का भी पढ़ा रहे हैं आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ज्यादा अंदर जा रहा है सर,
बीपीएससी में आपको टॉनिक नियत फायदा करेगा। ठीक है, कल के क्लास मैंने कल 2 क्लासेज हुआ है, आप देख लीजिएगा बीपीएससी का क्वेश्चन बना के 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता होगा आप। चलिए आगे हम लोग आएंगे, 6 नंबर पॉइंट को देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिक्विडिटी के हिसाब से या लिक्विडेशन के हिसाब से, तरलता के हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको छठे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? छठे नंबर पे आता है। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यही कदम है। तो नॉर्मल हम आपको याद होगा स्टार्टिंग में सबसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपको याद है। थर्ड नंबर याद करना बिल रिसीवेबल। क्या है? बिल रिसीवेबल। उसके बाद याद कर लेंगे आगे शॉर्ट टर्म्स, उसके बाद डेटर्स आता है। फिर लास्ट में तो 2 चीज आपको याद नहीं होगा ना, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। ध्यान रखिएगा ये 2 जो है वो आपको करंट एसेट्स में से हटा देते हैं। जैसे करंट एसेट्स, शॉर्ट में करंट एसेट्स को सीए लिख सकते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स माइनस हम लोग हटा देंगे किसको? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और किसको हटा देंगे? प्रीपेड एक्सपेंस को। तो नीचे से 2 आपको याद होगा कि सबसे लास्ट में प्रीपेड, उसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक। इसको जब हम लोग हटा देते हैं तो क्या निकल के आता है जी? करंट एसेट्स में से जब क्लोजिंग स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस को घटाते हैं तो क्या बन के आता है? लिक्विड एसेट्स बन के आता है। क्या निकल जाता है? लिक्विड। तो ये आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे हो गया कि लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, या तो इन्वर्टेड कॉमा में, या नहीं रखना तो अलग अलग भी माइनस कर सकते हैं, ये आपको पता है। लिक्विड एसेट्स को हम लोग क्विक एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, जो करंट रेशियो में आपको आगे चल के काम देगा। तो नीचे से आपको पता चल गया कि सबसे लास्ट में जो लिक्विडेशन या तरलता के हिसाब से कौन कौन आता? प्रीपेड और उसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हटा देते हैं हम लोग क्यू के। क्या है? क्यू के। इसको और कहते हैं क्यूक एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अन्य नाम है क्यूक एसेट। तो क्यूक एसेट्स का मतलब जो जल्दी से आपको कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इन दोनों को छोड़कर सभी को जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा पहले कन्वर्ट होने वाला कैश इन हैंड है। चलिए, जेबी में पॉकेट है, पॉकेट में पैसा है तो बर्गर चल जाएगा। ठीक है, बैंक में है तो थोड़ा सा एटीएम जाना पड़ेगा, निकाल के खा लेंगे। बिल रिसीवर है तो किसी से जिनके जो भी डेटर्स आपके होंगे उनसे आपको पैसा मिलेगा। तब शॉर्ट टर्म मार्केट है, मतलब 3 महीने के लिए रखे हैं तो 3 महीने के बाद अवधि के हिसाब से देख लीजिए। आपको पॉकेट है, पॉकेट में मनी था तो तुरंत खा लिए। बैंक में पैसा है तो एटीएम से जाके निकाल के आएंगे तो 5 मिनट बाद खाएंगे। बिल रिसीवर, कोई डेटा आपके आसपास के है, आपके दोस्त है तो दोस्त के यहाँ खोजेंगे, दोस्त से पैसा लेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे अपना बर्गर खाने वाला। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्केट में हमने इन्वेस्ट कर रखा है तो मार्केट में मांगा है तो किसी से मांगने के लिए टाइम दिए होंगे ना कि 2 महीने में आपको पैसा मिलेगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी आपने ले रखा मार्केट से तो वो क्या है? 2 महीने 3 महीने का होगा शॉर्ट टर्म वाला, तो 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। फिर डेटर्स का है, वो डेटर्स आपको जब देंगे तब देंगे, या कोई अवधि है तो वो देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में, यानी अकाउंटिंग ईयर के बाद में इसको ही क्लोजिंग स्टॉक निकालता है ना, तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ये रहता। प्रीपेड एक्सपेंस 2030 के लिए हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस कर रखा है ऐप बनाने के लिए। वो सबसे लास्ट में वहां में पैसा मिलेगा ना, यूज कर सकते हैं, उसको निकालना है तब। तो ये आपको लिक्विडेशन के हिसाब से याद भी आप क्या हो गया, बर्गर खा भी लिए हम लोग। ठीक है, वही कहा जाता है कि क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस आपको, चलिए इसको हटा के सीधा ही कर देते हैं ना, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। ऐसे तो मैथ आता होगा ना आप लोग को सभी को। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, इजिकल टू क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स कह सकते हैं या आपको क्विक एसेट्स कह सकते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखेगा। सबसे लास्ट वाले पॉइंट अभी आपको लग रहा होगा कि याद है, लेकिन ये दोनों हमेशा भूल जाते हैं। कभी कभी लगेगा कि डेटर को घटा दे क्या, तो डेटर नहीं घटेगा, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटाते हैं। तो आपको करंट एसेट्स में किसको घटाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को जब हम लोग घटाते हैं तो आपको बन जाता है
क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। चलिए, तो क्लियर हो गया, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्विक एसेट्स पे चले आए और नॉन करंट एसेट्स में हम लोग फिक्स एसेट्स को देख लिए थे, और साथ में अब फिक्स एसेट्स को भी दो भाग में बांटे हैं, वो तो हमने आपको बताया नहीं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और यही हाँ उसको सर चर्चा कर लेंगे ना तो समाप्त हो जाएगा एसेट्स वाला पोर्शन। तो करंट एसेट्स क्लियर हो गया। अवधि जो है नॉर्मली 1 अकाउंटिंग ईयर्स में आपको आगे पीछे हो जाता है, एसेट्स उसको हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। लंबी अवधि के लिए नॉन करंट एसेट्स वो हो गया। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर अगर फिक्स एसेट्स आता है तो फिक्स एसेट्स को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, चलिए क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत रहेगा तो बताइएगा, रफ कर लेते हैं अब। अब इधर आएंगे, करंट एसेट्स क्लियर हो गया आपको, तो अब हम लोग आते हैं फिक्स एसेट्स में। कहां पे आएंगे? फिक्स एसेट्स के अंतर्गत। तो फिक्स एसेट आपको पता है, फिक्स एसेट्स है जो नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। इसको भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांट रखा है फिक्स एसेट्स को? दो भाग में बांट रखा है। पहला आपको टांजिबल एसेट्स, क्या है? टांजिबल एसेट्स का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, टांजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्ति। क्या है? मूर्त संपत्ति, मतलब जिसको आप देखते हैं, मूर्त संपत्ति। एक है इनटांजिबल, इनटांजिबल एसेट्स, अमूर्त, अमूर्त संपत्ति। ठीक है, सिंपल ध्यान रखिएगा, टांजिबल एसेट्स का मतलब हुआ कि जो संपत्ति आप देख सकते हैं, फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स पे। ठीक है, जो संपत्ति आप देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर था, इन्वेस्टमेंट था, आप मशीन था, लैंड था, बिल्डिंग था, तो ये सब क्या किधर आ जाएगा आपको? टांजिबल एसेट्स में। बिल्डिंग, लैंड, मशीन, मशीनरी लिखते हैं, चलिए, फर्नीचर, और इधर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, जो टांजिबल एसेट्स है इस पे डिप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है? ये भी याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन इस पे आपको लगता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा किस पे डिप्रिसिएशन, टंजिबल एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन एक्सेप्शंस में आपको है कि लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि किस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। एग्जांपल आपको दिया रहेगा, करंट एसेट्स का नाम दे देगा आपको, कैश, बैंक, डेटर, वेटर, और साथ में लैंड लिखा रहेगा, तब तो सब पे नहीं लगेगा। यदि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर दिया हुआ रहे और साथ में लैंड दिया रहे, आपको पूछेगा किस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो लैंड वाले ऑप्शन में मारेंगे। क्लियर है। और इनटेंजिबल एसेट्स को हम लोग आप देखते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? जिसे आप देख नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो ये सब का नाम आपने सुन रखा होगा। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग जो करते हैं आप लोग। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको इंटेंजिबल में आता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चंस का कोई एग्जाम में हमने देखा कि पूछ रखे थे। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस में आ जाएगा? इंटेंजिबल में। कंप्यूटर के लेके टंजिबल में नहीं डाल देना है, सॉफ्टवेयर है ना, ये किस में आ जाएगा? इंटेंजिबल में आपको आ जाएगा। चलिए, कॉपीराइट, तो कुछ इतना आपको इनटांजिबल है। ठीक है, इनटांजिबल में जो डिप्रिसिएशन नहीं लगता, ये भी ध्यान रखिएगा, डिप्रिसिएशन इसमें नहीं, डिप्लीशन लगता है। डिप्लीशन और डिप्रिसिएशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिक्तीकरण जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं डिप्रिसिएशन करना है, एमोटाइजेशन लगता है।
चलिए, गुडविल और पेटेंट यानी इंटेंजिबल में एमोटाइजेशन कहते हैं, जो इसमें भी डिप्रिसिएशन लगाते हैं, मैंने वैल्यू कम करते हैं, लेकिन इसको नाम एमोटाइजेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। और टंजिबल एसेट्स पे हम लोग क्या लगाते हैं, डिप्रिसिएशन लगाते हैं। और खनन वाली जो पार्ट होते हैं, जैसे कोयला वाला निकालते हैं, उसमें हम लोग डिप्लीशन लगाते हैं। डिप्रिसिएशन उसमें भी लगता है, लेकिन उसको डिप्रिसिएशन ना कहेंगे, डिप्लीशन कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये बीपीएससी में इससे भी क्वेश्चन आया था, टंजिबल एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगता है जो वाली बात, ठीक है। आपको दोनों दिया रहेगा, इंटेंजिबल और टंजिबल, आपको बताना है कि किस पे डिप्रिसिएशन लगता है। तो टंजिबल पे लगता है, इन्हें क्या बन करके दोनों माल देना है ना, कि फिक्स एसेट्स के अंदर का दोनों है, तो नहीं, वैसा नहीं है। एमोटाइजेशन इसको कहते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल का जो अमाउंट हम लोग रिड्यूस करते हैं, उसको एमोटाइजेशन कहते हैं। अब आगे देखें, और नॉर्मली तो सब चीज हो गया ना, एसेट्स का पोर्शन सब खत्म हो गया। अब जो बचा है आपको समझाने के लिए, वो आपको लायबिलिटी वाला पोर्शन है। तो लायबिलिटी वाला हम लोग कब कर लेंगे, आगे 9:30 हो गया है, लंबा हो जाएगा फिर आपके लिए भी, एक आध दिन और चलेगा। बेसिक बेसिक क्लासेस क्या, अभी तक जितना हमने पढ़ाया आपको बता रखा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उठा के कहीं से आपको पढ़ा रहे हैं। तो बाकी चीजें आसान, सारा चीज आसान है, बट आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई कमेंट है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, कुछ लोग लगता है लेफ्ट भी हो गए हैं, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। और लगभग 1 घंटा 40 मिनट क्लास हो गया ना, लंबी लंबी क्लास ले रहे हैं, आपको भी पता है ना। या तो छोटी क्लासेज लेंगे तो जल्दी से हमको निकलना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा पे ऊपर से पानी निकाल के निकाल लेंगे, तो उससे भी काम चलेगा, पास तो हो ही जाइएगा, वो हमें भी पता है, ठीक है। डीपली अभी से हम लोग पढ़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इससे आपको बता देते हैं। एक तो बीपीएससी के अकाउंट की क्लासेस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। रिवीजन कर लीजिएगा दोबारा। आपको एक बार जो एडमिशन आपने ले रखा है, वो कब तक चलेगा, जब तक आप पास नहीं हो जाते हैं। इसमें जो रिकॉर्डिंग क्लासेज है वो हमेशा के लिए आपको उपलब्ध रहेगी, हमेशा आप देख सकते हैं। बीपीएससी में 100% काम आएगी अकाउंटेंसी वाले सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। बाकी अनदर सब्जेक्ट लीजिएगा तो अलग बात है, और इसमें आपको हो जाएगा। बाकी अकाउंट वाला पोर्शन, ये नहीं कि ऑडिटिंग पढ़ाएंगे तो बीपीएससी में काम आएगा, टैक्स पढ़ाएंगे तो वो वाला काम नहीं आएगा, उसमें बेसिक बेसिक है। तो इसलिए डीपली पढ़ा रहे हैं, और हमने बता रखा है कहाँ कहाँ क्वेश्चंस आए हैं, वो भी आप लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो पढ़ा रहे हैं, आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। हमें पता है कि ऑनलाइन क्लासेज आपको 40 से 45 मिनट ही लिया जाता है नॉर्मली, ठीक है। चलिए, थैंक्स सर, बहुत अच्छा क्लास लगा। चलिए, कोई नहीं, कोशिश हमारी तरफ से कि सारा कंटेंट आपको दे दें कि आगे आने वाले बीपीएससी में आप क्वालिफाई कर जाए, आसान हो जाएगा। तो आज के लिए क्लास यहीं पे रखते हैं। टेक केयर सर, बाय बाय, गुड नाइट।